हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि कैसे हम लोग जो है किसी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे जो है फाइंड किया जा सकता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो तो उस केस में कैसे हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। माना जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट 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 a1nxn इज इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस डॉट 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 a2nxn इज इक्वल टू b2, और ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ है am1x1 प्लस का am2x2 प्लस डॉट 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 amnxn इज इक्वल टू bn। मान लेते हैं कि ये हमारा एक गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो हम इस इक्वेशन को पहले चेंज करते हैं, हम इसको चेंज करेंगे ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पर b1 b2 ये सारे अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो उस केस में ये कहलाता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर यही b1 b2 bm की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो नहीं होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से हम इस सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसको हम लोग बना लेंगे एक मैट्रिक्स a11 a12 डॉट 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 a1n, यहाँ पर a21 a22 डॉट 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 a2n, और यहाँ पर नीचे हम लोग ले लेंगे डॉट 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 am1 am2 डॉट 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 amn इंटू यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को लेते हैं x1 x2 डॉट 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 xn, और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा इन सभी इक्वेशन की वैल्यूज़ b1 b2 डॉट 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 bm। यानी हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को हमने लिख लिया है, सॉरी आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से ये हो जाएगा इस फॉर्म में। अब यहाँ से देखिए ज़रा, हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। और अगर यहीं पे b क्या होता है, इफ़ b डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर यहाँ पर b एक ज़ीरो मैट्रिक्स ना हो देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर b की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को कहेंगे कि एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस जो है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स। द एगुमेंटेड AUGUMENTED एगुमेंटेड मैट्रिक्स इज। अब देखिए एगुमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह आ जाता है। एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं, कह सकते हैं कि A मैट्रिक्स को लेंगे और यहाँ पर लेते हैं B को। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसे हम लोग मान लीजिए C कह लिया, हमने C मैट्रिक्स कह लिया। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसे हम लोग कहेंगे एगुमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर कैसे बनता है, हम यहाँ पर इसको बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर A मैट्रिक्स हमारा ये है, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n, और यहाँ हो जाएगा am1 am2 डॉट 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 amn। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ देखिए यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स को भी लिख लें। तो बी मैट्रिक्स क्या है, b1 b2 और डॉट डॉट डॉट
BM। अब ये जो मैट्रिक्स बना है इसे हम लोग कहते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स। पिछले वाले जो है टॉपिक में हमने देखा था कि अगर वहाँ पर हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर होमोजीनियस होता था तो वहाँ पर B की वैल्यू 0 होती थी, तो वहाँ पर सिर्फ हम लोग जो है A मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करते थे और A मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करके ही हम लोग जो है सॉल्यूशन लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे एगुमेंटेड मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स होगा वो A और B को लेकर के बनाया जाएगा। अब यहाँ पर रैंक फाइंड की जाएगी इस पूरे मैट्रिक्स की, यानी C मैट्रिक्स की फाइंड की जाएगी रैंक, और इसी बेसिस पे हमारा जो है सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इसकी रैंक हम फाइंड करेंगे एचेलन फॉर्म से, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग जो है इसको हम यहाँ से इरेज कर दें। हम यहाँ से रैंक फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो केस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट हम कह सकते हैं कि इफ़ रैंक ऑफ सी मतलब हमने कह लिया कि ये जो एगुमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक, अगर रैंक ऑफ सी यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर हो जाता है रैंक ऑफ ए से, या फिर कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज़ लेस हो जाता है रैंक ऑफ सी से। अब देखिए ये पूरा हमारा रैंक ए है, कह सकते हैं, सॉरी ये पूरा हमारा मैट्रिक्स ए है और ये पूरा मैट्रिक्स सी है। तो हम जब पूरे के मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसका रैंक अलग देखेंगे और इसका रैंक अलग देखेंगे। ठीक है, सी की भी रैंक देखेंगे और ए की भी रैंक देखेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए की रैंक और सी की रैंक, ए की रैंक कम आ जाती है और सी की रैंक ज़्यादा आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि द सिस्टम हैज़ the system of linear equation has no solution, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पिछले वाले होमोजेनियस हमने क्या देखा था कि होमोजेनियस में चाहे रैंक ए की रैंक n से कम हो जाए या फिर उसके इक्वल हो जाए, लेकिन दोनों ही केस में वहाँ पर जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था। जबकि यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पर ए की रैंक अगर सी की रैंक से कम हो जाती है तो वहाँ पर इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट, या कह सकते हैं दैट इज़ द गिवन इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। तो वहाँ पर जो गिवन इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी उसे हम लोग कहते हैं असंगत। यानी जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो क्या है, वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब कि उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कब होगा, जब यहाँ पर ए की रैंक सी की रैंक से लेस आ जाती हो। सेकेंड केस हमारा ये बनता है, सेकेंड केस हमारा ये है कि इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ सी, अगर यहाँ पर ए की रैंक और सी की रैंक इक्वल आ जाए, दूसरा केस सी बनेगा। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ए की रैंक तो कभी ज़्यादा तो हो नहीं सकती है कि ए की रैंक ज़्यादा हो जाए सी की रैंक से, तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे दो ही केस बन सकते हैं, या तो ए की रैंक लेस होगी या फिर ए की रैंक सी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर ए की रैंक जो है सी की रैंक से अगर इक्वल हो जाए, तो इक्वल होने में देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। नंबर वन कि इफ़, यहाँ पर ए करके लिख लें, इफ़ कह सकते हैं कि, या फिर यहाँ से कह सकते हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल टू r, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ अननोन, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था कि अगर नंबर ऑफ़ अननोन किसके इक्वल हो जाता हो, नंबर ऑफ़ अननोन अगर r के ही इक्वल हो जाता हो, यानी a की रैंक इक्वल हो जाता हो। r यहाँ पे क्या होता है, r होता है रैंक ऑफ a। तो यहाँ पर अगर n जो है नंबर ऑफ़ अननोन अगर r के यानी रैंक ऑफ a के इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो वहाँ पे क्या होगा, इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ अननोन
रैंक ए की इक्वल आ जाता हो, ए की रैंक इक्वल आ जाता हो, तो उस केस में जो इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमको कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जितने इक्वेशन बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ़ वेरिएबल भी होंगे, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हर एक वेरिएबल के अलग अलग वैल्यू मिलेगी और वो सॉल्यूशन जो है यूनिक होगा। अब इसमें देखिए सेकेंड केस ये बनता है बी, इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन r, या फिर कह सकते हैं कि r इज़ लेस दैन n। अगर यहाँ पर कह सकते हैं नंबर ऑफ़ अननोन अगर वो ग्रेटर हो जाता है ए की रैंक से, ये पॉसिबल है, ये हमने देखा था कल कि अगर रैंक क्या हो जाता हो, नंबर ऑफ़ अननोन से लेस हो जाता हो, तो वहाँ पर कहेंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा जी। तो सेकेंड हमारा ये है कि इफ़ r इज़ लेस देन n, अगर यहाँ पर जो a की रैंक है अगर वो n से लेस आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका जो है हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में होगा, जैसे हमने कल देखा था। और कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमको चूज़ करने पड़ेंगे वो वैल्यू पता यहाँ से निकाल लेंगे n माइनस आर वैल्यू से। अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि n माइनस आर वैल्यू निकालेंगे तो n माइनस आर इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी इतने कह सकते हैं, इतनी वैल्यूज़, इतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट n माइनस आर बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैन बी चूजन, यानी इतने हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट चूज़ करने पड़ेंगे और उन्हीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में हमारा जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी यहाँ पर अगर कोई भी हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर नॉन होमोजेनियस होता है तो उसमें दो केस बनते हैं। पहला तो सबसे पहले हम बनाएंगे एगुमेंट्री मैट्रिक्स और एगुमेंट्री मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। अब इसी रैंक के बेसिस पे हमारा जो सॉल्यूशन हम बताते हैं। इसमें पहला केस ये बनता है कि अगर यहाँ पर जो हमारा ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स की रैंक इस पूरे सी मैट्रिक्स की रैंक से लेस आ जाती है, तो इस केस में जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, उसे हम लोग कहेंगे वो इनकन्सिस्टेंट होगा। सेकेंड केस ये बनता है कि अगर यहाँ पर ए की रैंक सी की रैंक के इक्वल आ जाती है, अगर ए की रैंक सी की रैंक के इक्वल आ जाती है तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर वन कि अगर n आर के इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ़ अननोन रैंक ए के इक्वल हो, तो वहाँ पर कहेंगे कि नंबर ऑफ़ अननोन अगर आर के इक्वल होता है तो वहाँ पर जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, और सेकेंड केस ये बनता है कि अगर यहाँ पर आर n से लेस हो जाता है, यानी ए की जो रैंक है अगर वो n से लेस हो जाती है, तो उस केस में जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में होगा। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम चूज़ करेंगे किस वैल्यू से, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग चूज़ करते हैं n माइनस आर वैल्यू से। n माइनस आर वैल्यू जितनी आएगी, अगर यहाँ पे 1 वैल्यू आ रही है या 2 वैल्यू आ रही है, तो उतने जो है हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट चूज़ करने पड़ेंगे और हमारा जो सॉल्यूशन होगा उन्हीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में होगा। और इन दोनों ही केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। इन दोनों ही केस में जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। तो कभी कभी आपको छोटे नंबर में एक गिवन इक्वेशन दिया जाता है, वहाँ पर बताना होता है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में वहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग जो है किसी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब आइए कि एग्जांपल देख लेते हैं और एग्जांपल से अच्छी तरह समझ लेते हैं कि कैसे जो है हम लोग सॉल्यूशन इक्वेशन को जो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यूज़ कितनी है, -3, -2 और 7, यानी कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नॉन होमोजेनियस है। ठीक है, तो हम लोग इसे जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 -2 और यहाँ जाएगा 2 4 7, ठीक है। और इनटू यहाँ पर ले लेंगे जितने वेरिएबल्स हमारे पास हैं, x y z इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -3 -2 एंड 7। यानी इस इक्वेशन को हमने क्या लिख लिया, इस इक्वेशन को हमने ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख लिया है। और यहाँ पर हियर कह सकते हैं हियर b डज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी b यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, वो नॉन होमोजेनियस है। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। दी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये C इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, अब 1 A और B को एक साथ लिखते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 1 1 1 यानी यहाँ पे 3 1 -2 और हो जाएगा 2 4 7 और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे -3 -2 एंड 7। अब ये जो मैट्रिक्स बना इसे हम लोग C कहेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और यहाँ पर इसकी रैंक जो है फाइंड की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी रैंक फाइंड करने के लिए हमको पता है कि एचेलन फॉर्म से अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इस वैल्यू को हमको 0 बनाना है और इस वैल्यू को 0 बनाना है। ये 1 पहले से ही है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं कि R2 टेंस टू 3 R1 माइनस का R2, यहाँ पर फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई कर लें और सेकेंड रो को माइनस कर दें, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और R3 टेंस टू 2 R1 माइनस का R3 कि फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को माइनस कर दें, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो C आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं -3। तो 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 -9 एंड +2, चूँकि माइनस करना है तो -9 +2 यानी कि -7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो -6 एंड -7 यानी -13 हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और इसको माइनस करेंगे तो -13 हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब एचएल फॉर्म में चेंज करना है तो हमको ये वैल्यू 1 करना है और इसको 0 बनाना है। इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए क्या करें कि अगर सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ ऐड कर लें, यानी R3 टेंस टू R2 + R3, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू आ जाएगा, आई होप आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ। तो यहाँ से ये आ जाएगा, पहला तो फर्स्ट रो को ऐसे लिख लें 1 1 1 एंड -3 और यहाँ पर सेकेंड रो भी हो जाएगा 0 2 5 एंड -7। अब अगर इसको 0 बनाना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 0 बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 0 मान लीजिए पहले से, इसको ऐड करेंगे ये 0, इसको ऐड करेंगे ये 0 और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आ जाएगा -20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एचएल फॉर्म में चेंज हो चुका है क्योंकि ये वैल्यू 0 आ गई और इसकी लास्ट टर्म में -20 आ गया, ठीक है। यानी इसको भी 1 बना सकते हैं और इसको भी 1 बना सकते हैं। अब ये एचएल फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए जरा कि A की रैंक कितनी आई है और C की रैंक कितनी आई है। तो देखिए ये तो पूरा हमारा A टर्म है, A मैट्रिक्स ये है और A की रैंक कितनी आई है। A में हम A जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, A में हमारा 2 नॉन ज़ीरो रो दिख रहा है, यानी कह सकते हैं कि रो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अच्छा, रो C कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ C कितना हो जाएगा। अब C अगर इसकी बात करें तो इसमें ये एक नॉन ज़ीरो, दूसरा नॉन ज़ीरो, तीसरा नॉन ज़ीरो, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे कह सकते हैं हियर
रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन रैंक ऑफ सी। तो अगर किसी भी केस में हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए की रैंक सी की रैंक से लेस आ जाती है तो यहाँ पे जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। केस फर्स्ट में हमने यही देखा था कि अगर यहाँ पर ए की रैंक सी की रैंक से लेस आ जाती है तो उस केस में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कहेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़, कह सकते हैं ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये जो है एग्जांपल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हम लोग नॉन होमोजेनियस के लिए हम लोग लेते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स। एगुमेंटेड मैट्रिक्स लेने के बाद इसकी हम लोग निकालते हैं रैंक, ठीक है। इसे हम लोग एचेलन फॉर्म में चेंज करते हैं और वहाँ से लिखते हैं रैंक। अब यहीं पर रैंक आ जाने के बाद ही इसका सॉल्यूशन जो है पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यहाँ पर ए की रैंक सी की रैंक से लेस आ जाती है तो हम लोग कहेंगे कि इस केस में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे ax = b के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 1 1 यहाँ से 1 2 3 1 4 7 और यहाँ पर हो जाएगा 6 14 एंड 30, ठीक है। या फिर इसको हम इस फॉर्म में न लिख करके पहले एक स्टेप और कम कर दें। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं इनटू करके यहाँ पर x y z और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6 14 एंड 30, ठीक है। यानी ये जो इक्वेशन है ये आ गया है ax = b के फॉर्म में। और यहाँ पर कह सकते हैं कि b डज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है, यानी जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है। तो अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होता है यहाँ पर लिख सकते हैं हियर b डज़ नॉट इक्वल टू 0, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। ये क्या हो जाएगा, ये एक नॉन होमोजीनियस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर होगा द एगुमेंटेड मैट्रिक्स। एगुमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं और C = यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले हम A मैट्रिक्स को ले लें 1 1 1 और यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 1 4 7 और डैश 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 यहाँ पर जाएगा 6 14 एंड 30, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड करते हैं इसकी रैंक, यानी इसको हम लोग चेंज करेंगे एचएलएन फॉर्म में। एचएलएन फॉर्म में चेंज करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम सीधे सीधे फर्स्ट रो से माइनस कर दें, यानी R2 की जगह लिखेंगे R1 - R2, ठीक है। R1 से R2 को माइनस कर दें, ये 0 हो जाएगा। और R3 की जगह लिखेंगे R1 - का R3, ठीक है, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करके। तो यहाँ पर C = आ जाएगा, यहाँ पर ये तो पहला रो ऐसे हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 और ये 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस करेंगे तो 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ -6 और यहाँ पर -24, यानी ये जो मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमको बनाना है इसको 0, इसको तो 1 हम चाहे जब बना सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप लोग इसको 1 नहीं बनाएंगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको बनाना है हमको 0, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग सेकंड रो में क्या करें, सेकंड रो में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर उसको इसके साथ सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि R3 टेंस टू 3R2 माइनस का R3, कि सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको थर्ड रो से माइनस कर दें तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी यहाँ से C आ जाएगा, C = हमारा हो जाएगा
फर्स्ट रो को ऐसे लिख लें 1 1 1 एंड 6, सेकेंड रो भी हो जाएगा 0 -1 -2 एंड -8, और थर्ड रो हमारा आ जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी ये जो मैट्रिक्स है एचएलएन फॉर्म में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी रैंक कितनी आई है। तो आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए कितना आ गया है। तो ए देखिए यहाँ पर, ये मैट्रिक्स ए हमारा है, इसकी रैंक कितनी, इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 2 आई है। और रैंक ऑफ सी कितना आ गया है, और सी की अगर रैंक देखें तो सी की रैंक भी कितनी आई है, सी की रैंक भी 2 ही आई है। ठीक है, यानी जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स उसकी रैंक 2 है, और यहाँ पर ए की रैंक भी 2 है। यानी यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना आ चुका है, r इज इक्वल टू आ चुका है 2, और यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू देखेंगे तो नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 3 है, यानी n इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर अब सेकेंड केस बनता है। सेकेंड केस में हमने क्या देखा था कि अगर यहाँ पर रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाता है रैंक ऑफ सी के, तो उसमें सेकेंड केस हमारा क्या था कि अगर यहाँ पर r n के इक्वल होता तो वहाँ पर तो सॉल्यूशन यूनिक होता, लेकिन यहाँ पर r n के इक्वल नहीं है। यानी कह सकते हैं कि नाउ फॉर सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि कह सकते हैं कि 3 माइनस या फिर n माइनस आर, या फिर सीधे लिख लें 3 माइनस 2 यानी इज इक्वल टू 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैन बी चूजन, यानी इसका सॉल्यूशन निकलने के लिए हमको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में आ जाएगा, तो हम लोग इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी AX इज इक्वल टू बी किसके फॉर्म में आ जाएगा। तो A यहाँ पर आ चुका है इस फॉर्म में, यानी इसको यहाँ पे लिख लें, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 1 1, और यहाँ से 0 -1 n -2, और यहाँ पर 0 0 0 इंटू यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स हैं x y z, और इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो b आ चुका है, b को हमने चेंज कर दिया किसमें, 6 -8 and 0 में, तो 6 -8 and 0। और यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन हमको मिल जाएगा, पहला इक्वेशन मिलेगा x + y + z इज इक्वल टू कितना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x + y + z इज इक्वल टू 6। पहला इक्वेशन हमको ये मिलेगा, और दूसरा इक्वेशन मिलेगा कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -y -2z इज इक्वल टू हो जाएगा -8। यानी यहाँ पर 2 ही हमको इक्वेशन मिलेंगे। कल हमने जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आई होप यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम निकालते क्या है कि सबसे पहले सी की रैंक निकालने के बाद देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर ये जो रैंक वाला फॉर्म आ चुका है उसी फॉर्म में हम लोग AX = b को चेंज कर लेते हैं। यानी AX = b को हम लोग इस नए फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि 2 इक्वेशन हमको मिल रहा है। ठीक है, अब वेरिएबल हमारे पास 3 है और इक्वेशन हमारे पास 2 है, यानी कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको अपने से चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी एक को सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ हमको पता है कि अगर हमारा जो आंसर होता है वो अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में आता है, यानी उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को किसी भी तरह से चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया मान लेते हैं यहाँ पर हमने z को ले लिया c, ठीक है, पुट या टेक z = c। मान लेते हैं अगर हम z = c ले लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का y माइनस का 2c इज इक्वल टू -8, या फिर कह सकते हैं -y इज इक्वल टू 2c -8, या फिर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 - 2c। तो ये पहली वैल्यू आ गई y की वैल्यू, z = c आ चुका है। अब x की वैल्यू चाहिए, x तो z और c की वैल्यू इसमें पुट कर दें पहले इक्वेशन में, तो हो जाएगा x + y की वैल्यू 8 - 2c एंड z की वैल्यू प्लस का c इज इक्वल 6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x प्लस यहाँ से 8 माइनस का c इज इक्वल टू 6, और अगर सारे टर्म को उधर ले लें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर c, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो उधर करेंगे तो -8 यानी कि -2, यानी x की वैल्यू इतनी आ गई। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि x y z की वैल्यू अलग अलग आ गई है। y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 - 2c और z इज इक्वल टू आ जाएगा c। तो यहाँ पर जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है
उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पर सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कांस्टेंट को अपने मन से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग y को भी चूज़ कर सकते हैं तो हमें सॉल्यूशन अलग मिलेगा, ठीक है। x को चूज़ करेंगे तो सॉल्यूशन अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर x को चूज़ करने से सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो x को चूज़ करें या फिर y को चूज़ करें या फिर z को चूज़ करें तो हमको कह सकते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर हम कोई भी सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर नॉन होमोजेनियस होता है तो कैसे जो है इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ पर एक केस और बचता है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए r n के इक्वल हो जाता, तो अगर r n के इक्वल आ जाता तो यहाँ पर 3 इक्वेशन बनता, ठीक है। तो वहाँ पर कहते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता वो कैसा होता, वो यूनिक होता, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल थे, 3 इक्वेशन मिलता वहाँ पर, और 3 इक्वेशन मिलता तो वहाँ पर x y z की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती, क्योंकि वहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको चूज़ नहीं करना पड़ता, तो अलग अलग वैल्यू मिलती वहाँ पर, यानी सॉल्यूशन यूनिक होता। तो उस तरह के क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर में हमको कुछ स्पेशल टाइप के 2-3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे आने वाला जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो इसी जो है होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के कुछ जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर।